भारत में पहले मुगलों ने कब्जा किया, फिर अंग्रेजों ने कब्जा किया और अब वक्फ की आड़ में इस्लामिक अवैध कब्जा भारत पर हो रहा है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण, हालांकि हम तो काफी वर्षों से इस विषय में बोल रहे हैं, मैं हर जगह जब कार्यक्रमों में जाती हूँ तो मैं गुजरात में कितनी जगह कब्जे हुए वो मैं बात करती हूँ। स्पेशली मैं टेम्पल्स के लिए जो है बात करती हूँ कि कौन से ऐतिहासिक मंदिरों पर इन लोगों ने जिहादियों ने कब्जा कर रखा है। लेकिन क्योंकि अभी सबकी एकदम से पूरे भारत की आंख खुली और खास करके भारत की मीडिया की आंख खुली, क्योंकि मीडिया ये मानने को तैयार ही नहीं थी या कोई इस विषय को छूता भी नहीं था। अब हर प्राइम चैनल पर ये विषय चल रहा है। तो बात कब आई सब सामने, जब तमिलनाडु के एक जिला जिसका नाम है तिरुचिपल्ली और उसका एक गांव है तिरुचंदुरई। ये तिरुचंदुरई में एक भाई जो है वो अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी जो है बेचने गए और सब रजिस्ट्रार के पास जाकर उसे पता चला कि ये प्रॉपर्टी तो उसकी है ही नहीं, वो तभी बेच पाएगा जब वक्फ बोर्ड से वो एनओसी लेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तब ये मुद्दा गरमाया और फिर तब पता चला कि सिर्फ पूरा गांव ही नहीं, आसपास के पूरे 7 गांव पर वक्फ ने इसी तरह से कब्जा कर लिया है। और वो प्रॉपर्टी मतलब वहां के जो तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो है मिस्टर रहमान, वो ये कहते हैं कि रहो ना, हम रहने के लिए क्या मना कर रहे, पर ये प्रॉपर्टी हमारी है। मतलब कि एक तो अवैध तरीके से प्रॉपर्टी को दबाया, चोरी करके सीना जोरी करना, उसका जीता जागता प्रमाण है ये। इसलिए मैं आज आई हूं कि काफी लोगों को इसको डिटेल भी नहीं पता है, तो मैं डिटेल में भी फिर थोड़ा सा बात करूंगी कि यहाँ पर इस गांव में एक मंदिर है, तिरुचंदुरई में एक मंदिर है जिसका नाम है चंद्रशेखर स्वामी टेम्पल। ये चंद्रशेखर स्वामी टेम्पल जो है वो 1400 यानी कि 1400 साल पुराना है। ये जो मंदिर है जिसको चोला एम्पायर के यानी चोला वंश के राजा परांतका चोला ने बनाया था। और परांतका चोला ने जब इसका निर्माण किया था तो जो मंदिर की दीवार है उस पे एंशियंट लिपि में, तमिल की जो एंशियंट लिपि थी जो उस वक्त चलती थी, उस लिपि में लिखा गया है कि ये कब कब बना है, इसको कब कब रिनोवेट किया गया है और कब कब इसका रिबिल्ड किया गया और वो किसके थ्रू किया गया है। जो भी राजा रानी, राजा रजवाड़े महारानी जिन्होंने जो करा है वो था। अब सबसे बड़ा प्रश्न तो ये उठता है कि अगर वक्फ इस जमीन पर क्लेम कर रही है और यहाँ तक कि चंद्रशेखर स्वामी टेम्पल पर भी क्लेम कर रही है, तो वो टेम्पल 1400 साल पुराना है जो दीवारों पे लिखी लिपि से भी पता चल रहा है। तो 1400 साल पहले जब इस्लाम था ही नहीं तो ये इनका होता कैसे है, नंबर 1 सवाल। दूसरा ये है कि इतनी ब्रीफली उस मंदिर की दीवार पर एंशियंट हिस्ट्री को लिखा गया है, एंशियंट तमिल लैंग्वेज में लिखा गया है, और फिर भी अगर वो खुलेआम चोरी कर रहे हैं और तमिलनाडु गवर्नमेंट फिर भी इसको सपोर्ट कर रही है, तो यहाँ तमिलनाडु के लोगों को समझना होगा कि भाई आप उन लोगों पर भरोसा कर कर अपना सब कुछ सौंप रहे हो जो खुद वक्फ को आपका सब कुछ सौंप चुके हैं, और आप उन चोरों से आशा लगा रहे हो कि वो आपको न्याय देंगे। तो जो मेरे साउथ के मेरे भाई बहन है, खास करके तेलंगाना के, तमिलनाडु के, आंध्रा के, इन लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे वैसे भी मंदिरों की स्थिति जो है वो दयनीय है। मंदिरों पे कब्जे भी हो रहे हैं, मंदिरों की प्रॉपर्टी को लूटा भी जा रहा है, टैक्सों को लूटा जा रहा है, और टैक्स लूटकर जो है इस्लाम के लोगों को या उसको फलने फूलने के लिए या क्रिश्चियनिटी को फलने फूलने के लिए और बकायदा खुलेआम धर्मांतरण भी हो रहा है। कुछ ऐसे भी केसेस सामने आए कि गांव के गांव वक्फ बोर्ड क्लेम करती है और फिर बेचारे गरीब भोले भाले गांव वालों को ब्लैकमेल करती है कि भाई अगर तुम्हें तुम्हारी जमीन छुड़ानी है या अगर तुम्हें तुम्हारा घर लेना है वापस, तो तुम या तो इस्लाम स्वीकार कर लो या फिर मतलब हम ये तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है वो कब्जे कर लेंगे। तो वो बेचारा गरीब इंसान क्या करेगा। तो धर्मांतरण का भी इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है, आतंकवाद से भी इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है, फॉरेन फंडिंग भी आ रहा है। और कैसे भारत को गजवाए हिंद 2047 से पहले जो पीएफआई का प्लान हमने देखा, तो गजवाए हिंद कब होगा, क्योंकि इस देश में क्या हो रहा है कि ना तो बेटियां बच रही है ना जमीनें बच रही है। गजवाए हिंद तभी होगा कि आप हर तरह से येन केन प्रकार भारत को चारों ओर से घेर कर इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए धर्मांतरण करवाओ, जमीनों पर कब्जा करो, अवैध तरीके से करो, और इसको मजबूत बनाया थैंक्स टू नेहरू गांधी परिवार।
पूरा पूरा उनको क्रेडिट जाता है। एक बात का क्रेडिट इनको पूरा जाता है कि देश को बिकवाने में इस परिवार का, इस कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा हाथ था। कैसे? तो जब अंग्रेज थे, ब्रिटिशर थे, आप थोड़े इतिहास में जाइए कि 1921 में ब्रिटिशर्स ने वक्फ बोर्ड का गठन किया था। 1954 में इसको नेहरू गांधी ने पास किया था। फिर 1995 में इसको मुस्लिम्स के तरफ और ज्यादा पावरफुल कर दिया और मोर फेवरेबल बना दिया मुस्लिम के लिए। और 2013 में यही कांग्रेस पार्टी ने इसको संसद में लाके पारित किया। और इसकी जो सेक्शन है वो आप समझिए, इसकी सेक्शन 40 क्या कहती है? सेक्शन 40 ये कहती है कि जो संपत्ति वक्फ को लगती है कि उसकी है, और जो उसके लगने से उसको लगती है कि उसकी है, तो फिर वो उसकी है। सामने वाले पक्ष को फिर प्रूव करना पड़ेगा कि भाई ये प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, ये उसकी है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आज मैं अपने ये घर में हूं, ये घर कल को वक्फ को लगता है कि ये घर उसका है, तो वक्फ को प्रूव नहीं करना है, काजल हिंदुस्तानी को प्रूव करना है कि ये मेरा है। और मेरा कहां से आया, मैंने रजिस्ट्री कब करवाई, मैंने कब इसको खरीदा, कब इसके पैसे भरे, रजिस्ट्रार में इसके कितने पैसे भरे, क्या भरे, वो सब भी मुझे कराना है। तो उसके वक्फ के लगने से वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाती है। इसकी सेक्शन 54 इसको और मजबूत बनाती है। सेक्शन 54 ये कहती है कि वक्फ को अगर लगता है कि ये प्रॉपर्टी उसकी है, वो बिल्कुल सर्वे कंडक्ट करवा सकती है, इंक्वायरी उसकी खोल सकती है, और उस प्रॉपर्टी पर जो रह रहा है, मतलब मेरे घर में मैं रह रही हूं, तो वक्फ को ये लगने से सेक्शन 54 के अंतर्गत उसको ये पावर दे दिया जाता है कि वो मुझे एनक्रोचर साबित कर सकता है। मतलब मेरे घर की मालिकी जो मेरी है, वक्फ को लगने से मैं एनक्रोचर हो जाती हूँ, मतलब कि मैं उस जमीन पे कब्जा करके बैठी हूं। ऐसा पावर लिटरली भारत सरकार को भी नहीं है। आज जब गुजरात में हम लोग अवैध कब्जा, एक छोटी सी मजार हटवानी होती है ना, जो अवैध तरीके से बनाई होती है, तो गुजरात सरकार उसको हटवा भी नहीं पाती है, इतने झंझट होते हैं, कोर्ट तक धक्के खाने पड़ते हैं एक 2x2 की छोटी सी मजार हटाने के लिए। और आप देखो कि अपने ही घर से 7 गांव के लोगों को कैसा धक्का लगा होगा। आप सोचो, इंसान का एक पूरा जीवन चला जाता है एक घर बनाने में, और वो एक सेकंड नहीं लगता जब उनको पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी तो तुम्हारी नहीं है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तुम तो इसमें किराएदार बन के रह रहे हो। और उसमें भी रहमान जैसे चेयरपर्सन, जो तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन है, वो ये कह रहे रहने तो दे रहे हैं ना। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, जो मैं कह रही हूं ना वो। अब ऐसा पावर जो नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस ने वक्फ को दिया, इसकी यही सेक्शन 85 क्या कहती है? सेक्शन 85 ये कहती है कि अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो आप वक्फ ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, और वक्फ ट्रिब्यूनल इज इक्वल टू सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मतलब कि आपको आपका जो क्षेत्र अधिकार है वो आपसे छीन लिया जाता है। आप कोर्ट में नहीं जाके वक्फ ट्रिब्यूनल में आपको जाना पड़ेगा, और वक्फ ट्रिब्यूनल के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत सिविल कोर्ट आएगी, और सिविल कोर्ट के जो पावर है वो सारे के सारे पावर मोर देन दैट वो वक्फ के हो जाएंगे। तो आप देखो कितनी चतुराई से भारत को आजादी के बाद भी तोड़ने का प्लान, क्योंकि नेहरू जो था वो असल में भारतीय नेहरू था ही नहीं। उसने एक टुकड़ा पाकिस्तान को दे दिया, एक टुकड़ा उसने अपने चचेरे भाई को दे दिया वहां पे कश्मीर का, और एक भारत का जो तीसरा टुकड़ा था उस पे वो खुद दबा के बैठ गया, और फिर इनके परिवारों ने राज किया। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं जैसे बता रही हूँ कि ये तिरुचंदुरई गांव का जो केस है, तो इस केस में अगर उसने उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करा है वक्फ ने, तो वो बंदा वहां की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकता, उसको सीधा चेन्नई जाना पड़ेगा। इन सेम वे अगर द्वारका में, बेट द्वारका नगरी जो मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ ना कि वक्फ ने वहां पे 2 टापुओं पे क्लेम भी कर दिया था, वहां पे 85% जिहादी आ गए, चारों तरफ से हमारी बेट नगरी घिर चुकी है, बेट द्वारका को बेट शरीफ बनाने की पूरी तैयारियां हो चुकी है। अगर बेट के किसी व्यक्ति के प्रॉपर्टी पर वक्फ क्लेम करता है तो वो जिला कोर्ट में जा ही नहीं सकता, उसको सीधा 600 किलोमीटर दूर हाईकोर्ट कर्नावती में आना पड़ेगा। अहमदाबाद में जो हाईकोर्ट आई है उसको हाईकोर्ट में 700 किलोमीटर दूर आना पड़ेगा, यानी 700 आने के 700 जाने के टोटल 1400 किलोमीटर उसको आना जाना पड़ेगा। अब आप सोचो कि कोई गरीब इंसान
जो बेचारा 2 वक्त की कमाई बड़ी मुश्किल से कर पाता है, उसकी जमीन पर वक्फ क्लेम कर देती है, और ये वक्फ के क्लेम के बाद में वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के उसके ऑप्शन बंद हो जाते हैं, उसको ट्रिब्यूनल में ही जाना है और ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी फैसला होगा। और अगर उसको ट्रिब्यूनल के किसी फैसले से परेशानी है तो वो खुद प्रूफ इकट्ठे कर कर हाईकोर्ट के पास जाए, और उसके बाद में सेक्शन 83 के अंतर्गत हाईकोर्ट लीगलिटी चेक करेगी। मतलब बंदे के पास तो फिर भी कोई पावर नहीं है, हमको सब कुछ लाकर हाईकोर्ट तक पहुंचाना है 1400 किलोमीटर का ट्रेवल करके, और फिर वक्फ की जो ट्रिब्यूनल है उसने जो न्याय करा है उसमें जो लीगलिटी है वो चेक हाईकोर्ट कर कर देगी, बाकी फैसला तो फिर भी नहीं बदलना है। इसकी सेक्शन 83 में ये प्रावधान है कि आपका सारा पावर जो है वो आपका पावर है ही नहीं, आपका जो घर है वो आपका है ही नहीं। आज इस वक्त आप और हम बैठे हैं, हम नहीं जानते ये वक्त ने क्लेम करा है क्या करा है, जब हम बेचने निकलेंगे तभी हमारे भी पैरों के नीचे से जमीन निकलेगी कि क्या इसमें है। और उसके बाद में हाईकोर्ट के धक्के, हाईकोर्ट में कोई भी वकील की फीस 5 लाख से कम में वकील आपका केस नहीं लड़ता है। तो गरीब आदमी का तो बेचारे का घर भी गया, पैसा भी वो धक्का खा रहा है हाईकोर्ट, क्योंकि सेंटर्स में होती है ना, जिले का जो कैपिटल होता है वहीं पे ही हाईकोर्ट होती है, तो वहां तक का उसको धक्का खाना, उतना भाड़ा भी देना, वो फिर गरीब बेचारा क्या करेगा, इस्लामी स्वीकार करेगा ना, क्योंकि पावर्स तो कुछ रहे नहीं। अब क्या होता है वक्फ ट्रिब्यूनल, वो आप समझिए। वक्फ ट्रिब्यूनल होता है जिसमें एक तरह से मतलब पूरा कोर्ट है, आप समझ लीजिए, जिसमें जज भी इनका होगा, वकील भी इनका होगा, पुलिस भी इनकी होगी, न्यायाधीश भी यही होंगे, सब कुछ यही होगा, और इनको पावर भी पूरा गवर्नमेंट ऑफिसर की तरह दिया गया है। और वकीफ जो इसमें होता है वो इसका फाउंडर होता है। मुतावलीज होते हैं इसमें, ये ट्रिब्यूनल में, यानी कि मुतावलीज मतलब ट्रस्टी काइंड ऑफ। कादी इसमें होते हैं, कादी यानी कि जज, और ये सारे के सारे मुस्लिम्स होते हैं। अब बेचारा हिंदू राष्ट्र में, सॉरी ये तो हिंदू राष्ट्र है ही नहीं, अब बेचारे हिंदू देश में हिंदू जो कि यहाँ के सिटीजन है, नहीं हम तो यहाँ के 3rd क्लास सिटीजन है, हम तो 1st क्लास 2nd क्लास में तो हम आते ही नहीं है, हम इस देश में 3rd क्लास सिटीजन है, और हम भाड़े पे रह रहे हैं अपने ही देश में। और ये देश अब शरिया की तरफ, शरिया के हिसाब से जो है वक्फ बोर्ड बना दिया गया है, उसी के ही कानून के हिसाब से हमें जाना पड़ेगा। सिविल कोर्ट के हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, और इसमें हमें उन्हीं के ही वकील, उन्हीं के ही जज, उन्हीं के ही सर्वे वालों से हाथ जोड़ के विनती करनी पड़ेगी कि हे प्रभु, हम जो है, हम हिंदू है और इस देश में जन्म लेकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमारी ये भी सबसे बड़ी गलती हो गई कि हमारे पूर्वज लड़े और उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया, और उसका जो हानि जो है वो हमें नेहरू गांधी की तरफ से अभिशाप मिला है, क्योंकि वो इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और फिर 50 वर्ष तक नेहरू गांधी ने इस देश पे राज किया, कांग्रेस ने राज किया, तो हमें कंप्लीटली गुलाम बनाकर गए, और इस गुलामी की बेड़ी में हम जकड़े हुए हैं। इसलिए प्लीज हमारी ये मिन्नत है कि ये प्रॉपर्टी जो है हमारी है, या तो हमें दे दो। फिर वक्फ ट्रिब्यूनल ये कहेगा नहीं, ये तुम्हारी हो ही नहीं सकती है, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। और वक्फ क्या है, वो अल्लाह की प्रॉपर्टी है, और अब तुम अल्लाह को नहीं मानते हो तो फिर तुम जाओ यहाँ से, भाड़ में जाओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हें जीने का हक नहीं है। मतलब कुछ वक्त के बाद तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा भी एक मौका आएगा जब मैं जो सांसें ले रही हूँ उस पे वक्फ बोर्ड क्लेम करेगा कि हे काजल, तुम जो ये सांस ले रही हो इस पे तुम्हारा हक नहीं है, इस पे वक्फ का हक है, और ये सांस लेने के लिए तुम्हें हर महीने का 15,000 20,000 भाड़ा चुकाना पड़ेगा। कुछ वक्त के बाद में शायद ये भी हो जाए कि हे काजल, तुम्हारे पास में जो कुछ भी है, तुम्हारा गाड़ी बंगला प्रॉपर्टी ज्वेलरी, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे जूते, तुम्हारे हैंडबैग्स, तुम्हारा मेकअप, ये सब कुछ वक्फ का है, और तुम्हें अगर पहनना है तो ये सारा पहनने के लिए तुम्हें वक्फ ट्रिब्यूनल में जाके इसका भाड़ा चिट्ठी करना पड़ेगा और भाड़ा चुकाना पड़ेगा। मतलब मेरी लिपस्टिक भी है तो वो लिपस्टिक भी मेरी वक्फ की है, मेरी नहीं है। ये जो बिंदी लगाई है वो भी वक्फ की है, मेरी नहीं है। ये जो झुमके है वो भी वक्फ के है, वो मेरे नहीं है। आगे जाके ये भी होगा, आगे जाके मेरे बोलने पे भी मुझे लगता है कि मुझे जितने शब्द बोलने पड़ेंगे उसकी मुझे जो है या तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी, या मुझे उसका भाड़ा चिट्ठी लेकर वक्फ को चुकाना पड़ेगा कि अगर मेरे को दिन में सिर्फ 500 शब्द बोलने की परमिशन है और 500 शब्द बोलने के हिसाब से मुझे रोज का 50 रुपया जो है वक्फ को देना पड़ेगा। यही होगा, क्योंकि हम तो 3rd क्लास सिटीजन है, और
इतना मतलब कि घोर निद्रा में सोया हुआ है कि जब पैरों के नीचे से जमीन खिसकती है तब हम बोलते हैं ना, तो हम पर हंसते हैं लोग। मैं पहले लव जिहाद पे बोलती थी, लोग हंसते थे, नहीं 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 लव जिहाद तो कुछ नहीं होता है, लव जिहाद की ये क्या बकवास कर रहे हैं, ये तो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट है, ये ऐसी बकवास। अब सब लव जिहाद को मान रहे। वक्फ पे भी हम लोग बोलते थे कि भाई यहाँ पे मंदिरों पे कब्जा हो रहे हैं, हम लोगों के हर जगह से जिहादियों ने घेर लिया है, छोटी छोटी मज़ारें बना